साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। हेलो किसान, आप किसानों अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी और इसके अलावा इस पर निर्भर करने वाले व्यवसायों के बारे में बात करते हैं, साथ ही जानकारी देते हैं कि कैसे हमारे किसान सरकार की जो अलग अलग योजनाएं हैं उनसे जुड़कर लाभ उठा सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, अपने आप को आर्थिक रूप से और मजबूत कर सकते हैं। तो आज के विषय क्या है जिन पर आज हम बात करने वाले हैं, और साथ ही हमारे विशेषज्ञ जिन पर चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा पहला विषय है खाद्य पदार्थों के निर्यात की योजनाएं। इसके साथ ही बात करेंगे निम्न पर्वतीय क्षेत्रों में कीवी व अन्य फलों की खेती के बारे में। तो दोनों विषय से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लें जिस पर हम उपलब्ध रहेंगे, जिस पर हमें फोन कर आप अपने सवाल हमारे विशेषज्ञों तक पहुंचा सकते हैं। दो टोल फ्री नंबर है 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फोन उठाएं, हमारा नंबर लगाएं और इन दोनों ही विषय से जुड़े हुए अगर कोई भी आपके सवाल हैं, आप योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, यानी जो निर्यात योजनाएं हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं उनको लेकर कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर कोई आशंका है, तो भी आप हमें कॉल कीजिए। आपकी सभी आशंकाओं को दूर किया जाएगा इस मंच के माध्यम से। दूसरी हम बात करेंगे किस तरीके से हमारे किसान जो है वो कीवी और अन्य फलों की खेती कर सकते हैं, उनसे लाभ उठा सकते हैं। दो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे, आप उनसे मुलाकात कीजिए। हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आप सचिव हैं एपीडा नई दिल्ली में। आप हमें बताएंगे किस तरीके से खाद्य पदार्थों के निर्यात की योजनाएं जो है किसानों को लाभ पहुंचा रही है, किसान इससे कैसे जुड़ सकते हैं, किसान इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, और वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिन्हें कहीं ना कहीं किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार लेकर आई है। एक बार फिर से आपका सर स्वागत है। और हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विशाल सिंह राणा है। आप सह निदेशक हैं क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र धौलाकुआं, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपसे हम समझेंगे निम्न पर्वतीय क्षेत्र जो है वहां पर कीवी और अन्य फलों की खेती किस प्रकार की जा सकती है और इससे जुड़ी कौन कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रखना किसानों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और जो आज का हमारा पहला विषय है उस पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं और उससे जुड़ी रिपोर्ट है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर सुधांशु, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो हम बात कर रहे हैं खाद्य पदार्थों की निर्यात की योजनाओं के बारे में, अभी मौजूदा स्थिति क्या है? क्योंकि हमने देखा है बीते कुछ वर्षों में सरकार का खास तौर पर एग्री प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा फोकस है, और ये भी कोशिश की जा रही है कि जो किसान हैं वो अपने प्रोड्यूस इस तरीके से तैयार करें कि वो निर्यात को ध्यान में रखकर, उसको फोकस में रखकर, और सरकार भी इसके लिए एफपीओ हैं या अन्य कई तरीके हैं, कई ऐसे माध्यम हैं जिसके जरिए किसान जुड़ रहे हैं। तो अभी मौजूदा स्थिति क्या है निर्यात को लेकर? पहले तो मैं किसान भाइयों को नमस्कार कहना चाहूँगा, और बहुत अच्छा सवाल एक इस कार्यक्रम की भूमिका बनाने के लिए आपने किया है। विगत वर्षों में भारत सरकार की तरफ से कई योजनाएं बनाई गई हैं, और भारत सरकार में अगर हम बात करें खासतौर पे कृषि मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय जिसके अंतर्गत मेरा विभाग एपीडा काम कर रहा है, और काफ़ी योजनाएं ऐसी बनाई गई हैं जिससे कि निर्यात को कैसे बढ़ाया जा सके। और मुझे सभी किसान भाइयों को सूचित करने में बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि कोविड जैसी महामारी के दौरान भी भारतवर्ष ने यहाँ से जो एग्री एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाए रखा, जबकि पूरी दुनिया में इतनी बाधाओं के बाद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का प्रोसेस काफ़ी उसमें प्रभावित रहा, और इसके दौरान भी हम लोग काफ़ी बढ़ा सके। तो अब आते हैं जहाँ तक पहले जो सवाल का पार्ट है कि योजनाओं को लेकर है, तो एपीडा ने जो स्कीम है
एक पहली स्कीम है इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जिसमें कि सही इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक अवसंरचना नहीं होगी तब तक हमारा जो प्रोड्यूस है उसका क्वालिटी उसमें नहीं आएगी जी। और उसमें हम लोग बात करते हैं कोल्ड स्टोरेज है, उसमें पैक हाउस की बात करते हैं, रीफर वैन की बात करते हैं, कि जब तक कोल्ड चेन नहीं मेंटेन होगी तो भारत जो कि एक कृषि प्रधान देश है, जो कि वेरीड हमारी जो जलवायु है, जहाँ पे हर तरीके का प्रोड्यूस हम लोग पैदा कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी को इंश्योर नहीं किया जा सकता है। और जहाँ तक इसका जो ये योजनाएं जो बनाई गई हैं, चाहे अपीडा की तरफ से है, चाहे कृषि मंत्रालय की तरफ से है, या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का, उन सब की योजनाओं का अल्टीमेट फायदा जब हम एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं तो फायदा किसानों को मिलता है, क्योंकि किसान से ही जो प्रोड्यूस है वो एक्सपोर्टर के पास पहुंचता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने भी कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि देखिए, सरकार की जो ये योजनाएं हैं, इनका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हम आर्थिक रूप से हमारा देश जो है और सक्षम हो, और इसके साथ ही साथ किसान के एक किसान की आय भी बढ़े। जब तक उसके आर्थिक विकास को बल नहीं मिलेगा, हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा देश जो विश्व पटल है उस पर उस धमक के साथ अपने आप को स्थापित कर पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है किसान, और उससे मजबूत करना, उससे सक्षम करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं आज के हमारे पहले विषय से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। अब किसान खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि निर्यात के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए सरकार भी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। निर्यात के क्षेत्र में बढ़ते कदमों से किसानों के लिए नया बाजार मिल रहा है, जिसमें स्वदेशी, नवीन, जैविक, स्थानीय प्रजाति, पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा और प्रोत्साहन शामिल है, जिसमें एपीडा की भी खास भूमिका शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी पीएमकेएसवाई से न केवल देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को रफ्तार मिल रही है, बल्कि किसानों को बेहतर रिटर्न भी। किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा करने, अपव्यय को कम करने की दिशा में इससे कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण स्तर बढ़ेगा और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात में इजाफा भी होगा। पीएमकेएसवाई की 7 घटक योजनाएं हैं, जिसमें मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण, फूड प्रोसेसिंग और परिरक्षण क्षमता का निर्माण, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना और मानव संसाधन और संस्थान। इसके साथ ही इसमें बजट 2018-19 में टमाटर, प्याज और आलू फसल मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए एक नई योजना ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू की गई। इस योजना को पीएमकेएसवाई के एक नए वर्टिकल के रूप में लॉन्च किया गया है। सरकार ने 2021-2022 के बजट भाषण में टमाटर, प्याज और आलू यानी टॉप से ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के दायरे को 22 खराब होने वाले उत्पादों तक बढ़ाने की घोषणा की है, ताकि इन खराब होने वाले उत्पादों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा दिया जा सके। इस तरह से संपदा योजना से चौतरफा लाभ हो सकेंगे। इससे 2025-26 तक करीब 11,000 करोड़ रुपए निवेश की संभावना, वर्ष 2025-26 तक लगभग 28 लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना, साथ ही देश भर में लगभग 5 लाख नए रोजगार सृजन की संभावना है। तो भी आपने रिपोर्ट देखी, जिसमें बहुत सारी बातें हमने आपको बताई, कैसे हमारे किसान खाद्य प्रसंस्करण भी कर सकते हैं और इसके साथ जो निर्यात है उसको और अधिक तेज़ी से हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। तो ऐसे में किस तरीके से प्रसंस्करण की उपयोगिता, भूमिका बढ़ रही है और किसान इससे जुड़ रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और इससे जुड़े अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। दूसरा जो हमारा विषय है वो है निम्न पर्वतीय क्षेत्रों में कीवी और अन्य फलों की खेती से जुड़ा हुआ। तो आइए हम बात करते हैं। डॉक्टर राणा हमारे साथ हैं। जी सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। जी सर, सबसे पहले तो इस विषय को हम समझ ले। निम्न पर्वतीय क्षेत्रों में कीवी और अन्य फलों की खेती किस तरीके से हमारे किसान इसे समझे? जलवायु की दृष्टि से हम अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, मध्य पर्वतीय क्षेत्र और निम्न पर्वतीय क्षेत्र।
तो ये सारे जो वर्गीकरण हुआ है वो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है उस दृष्टि से हम लोग खासकर फल है उनका हम करते हैं। और ये जो निम्न पर्वतीय क्षेत्र है वो हमारी जो समुद्र तल से मीटर या 1000 मीटर तक वहां जो फल उगाए जाते हैं। सर, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा हम आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी रिपोर्ट इससे जुड़े हम देख लेते हैं जी। तो बिल्कुल हमारा आज का दूसरा विषय है कि किस तरीके से हमारे किसान निम्न पर्वतीय क्षेत्र जो है वहां पर कीवी और अन्य फलों की खेती कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो कुछ क्षेत्र पहले बहुत ठंडे होते थे, वो बढ़ते तापमान के बाद पहले से थोड़ी वहां पर ठंडक कम हुई और ऐसे में नए फलों की वैरायटी और किस्मों के लिए स्कोप भी बढ़ा है। कीवी भी उन्हीं में से एक है और अन्य और कौन कौन से फल हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। कीवी की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, सिक्किम, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों में की जाती है। ये ठंडी जलवायु का पौधा है, इसीलिए इसकी खेती ज्यादातर ठंडे स्थानों पर, जहां पर सर्दियों के मौसम में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है और गर्मियों में भी 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं हो, कीवी को करीब 150 मीटर की औसत बारिश वाले क्षेत्र में लगाया जाना चाहिए। कीवी की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच मान 5 से 6 के बीच में हो। साथ ही मिट्टी में जल निकासी का भी गुण हो। कीवी की खेती करने का सबसे सही समय जनवरी माह में है। वहीं इसमें फूल मार्च से अप्रैल के बीच तक आते हैं और जून से जुलाई माह के बीच फल बनता है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक तैयार होने लगते हैं। बेहतर बागवानी के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर करीब 400 पौधे लगाने चाहिए। पौधे लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कीवी में नर और मादा दोनों पौधे होते हैं, इसलिए 9 मादा पौधों पर 1 नर पौधा लगाएं। भारत में कीवी की कई उन्नत किस्में हैं, जैसे हेवर्ड, एलिसन, टूम्यूरी, एबॉट, मोंटी और ब्रूनो, जो अच्छी पैदावार देती है। किस्म का चुनाव स्थान के हिसाब से करना चाहिए। कीवी के पौधों को गर्मियों में पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इस दौरान हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जानी चाहिए। वहीं सर्दियों में भी जरूरत के हिसाब से सिंचाई कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए पौध रुपाई के करीब 20 से 25 दिन के बाद निराई गुड़ाई करें। फसल में कीट या रोग के लक्षण दिखाई देने पर विशेषज्ञ की सलाह पर दवा का इस्तेमाल करें। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी कीवी पर, और चलिए आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा, जरूर हमें फोन करें। टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश करते रहेंगे। और हमारे आज के पहले कॉलर विपिन जुड़ चुके हैं, सागर से इन्होंने हमें कॉल किया है। विपिन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। विपिन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो विपिन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच? प्रधानमंत्री संपदा योजना के बारे में बताया जा रहा था अभी, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी योजना के बारे में विस्तार से बताएं। और मैं ये भी जानना चाह रहा था कि हमारे किसान भाइयों को इसमें कौन कौन सी चीजों की जागरूकता होने की आवश्यकता है, जो अभी नहीं हो रही है किसान भाइयों द्वारा। तो क्या क्या और किसान भाइयों से उम्मीद की जा सकती है इस विषय पर? जी विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारी पूरी रिपोर्ट इतने ध्यान से देखी है कि आपको ये भी पता है कि किस योजना का किन बातों का उसमें जिक्र हुआ है। और ऐसे ही प्रगतिशील और जागरूक किसानों की हमारे देश में आवश्यकता है। सर, जैसे कि प्रधानमंत्री संपदा योजना के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो क्या है मुख्य इसका उद्देश्य, क्या है इसके मुख्य बिंदु? हाँ, प्रधानमंत्री की जो कृषि संपदा योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है, कृषि प्रसंस्करण का जो मंत्रालय इस पे है, जिसका काम है कि भारतवर्ष के अंदर कैसे प्रोसेस्ड फूड के प्रोडक्ट उत्पादन को और उसको बढ़ाया जाए। निर्यात का भाग अपीडा देखता है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में जो हमारे देश के अंदर जो यूनिट्स हैं उनके लिए ये योजना है। इस योजना के तहत उसके डिफरेंट अलग अलग कंपोनेंट हैं। किसी फूड प्रोसेसिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए क्या क्या वित्तीय सहायताएं चाहिए होती हैं, इसका पूरा डिटेल मंत्रालय की साइट पर दिया हुआ है।
और उसमें कैसे उसमें अप्लाई करना है, किसान हैं, प्रोसेसर्स हैं, वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं एक ये भी बताना चाहूँगा, खासतौर पे जब भी कोई स्कीम होती है तो उसका एक है कि वो स्कीम किसके लिए है। तो उन स्कीम में देख लें कि अगर आपको एक उत्पादक बनना है, उत्पादक की कैटेगरी में अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको वित्तीय सहायता मिल सकती है। सर बिल्कुल, और जैसा कि आपने बताया कि ये दरअसल फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय यानी खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली स्कीम है। एपीडा की इसमें भूमिका क्या है? हाँ, एपीडा का रोल है कि भारतवर्ष से कृषि पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने की जिम्मेदारी वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एपीडा को दी गई है। जब भी अगर कोई प्रोसेसर या उत्पादक है जो कृषि पदार्थों का, उसको कोई भी ऐसा इक्विपमेंट अगर खरीदना है कि जो ऑलरेडी अगर यूनिट लगी हुई है, उस इक्विपमेंट को लगाना है जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार हो। सुधार की जरूरत क्यों है? जब हमें वैश्विक बाजार में जब अपने प्रोडक्ट को लेके जाना है तो उसी हिसाब से कि जो भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना जरूरी है। जैसे कि अगर हम अपने भारतवर्ष के बाजार में भी एक अच्छा प्रोड्यूस है, एक मिडिल लेवल का है, एक कम है, तो ग्रेडिंग होती है। तो उसके लिए एपीडा की स्कीम के तहत एक मिसिंग गैप करके एक कंपोनेंट है, जिसके तहत हम लोग 2 करोड़ तक की उसमें वित्तीय सहायता देते हैं, जो कि 40% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का होता है। और ये वित्तीय सहायता जो भी निर्यातक हैं उनके लिए हैं। तो अगर हमारा कोई किसान भाई अगर निर्यातक की कैटेगरी में अपना पंजीकरण कराता है, उसके मानक को फॉलो करते हुए इस वित्तीय सहायता को ले सकते हैं। भारतवर्ष में कई किसान समूह हैं जिन्होंने इस वित्तीय सहायता का अभी तक फायदा उठाया है। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आप किसान समूह की भी बात कर रहे हैं सर, अब हम उस पर भी जाएंगे। एफपीओ को, जैसा कि सरकार का भी टारगेट है कि 10,000 एफपीओ तैयार करने हैं, और मकसद यही है कि अक्सर ये कहा जाता है कि कृषि क्षेत्र जो है संगठित नहीं है, किसानों में अपनी जो पावर है वो नहीं है, वो अपने चीज़ों का मोल भाव नहीं कर पाते हैं। तो ये एफपीओ इसका एक बहुत अच्छा मॉडल तैयार हो रहा है जिससे किसानों की इस समस्या को भी दूर किया जा सके। आगे मैं आपसे समझूंगी कि कृषि जो हमारी पॉलिसी है वो क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और उसमें हम कहाँ तक पहुँचे। लेकिन अभी हमें छोटा सा ब्रेक लेना होगा, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद होंगे तुरंत हाजिर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में जिससे निर्यात को और बढ़ावा दिया जा रहा है, खासतौर पर जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं यानी कृषि पदार्थ हैं उनके निर्यात को किस तरीके से और बल दिया जा रहा है, इस पर हम बता रहे हैं आपको तमाम योजनाओं के बारे में। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। टोल फ्री नंबर आप स्क्रीन पर साथ साथ देख रहे होंगे। सर अब जान लेते हैं एफपीओ के बारे में, और जो हम बात कर रहे हैं निर्यात योजना और एफपीओ, इनका आपस में किस तरीके का समागम है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, खासतौर पे हमारे किसान भाइयों के लिए। पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये आज के समय में जो एफपीओ की हम लोग बात करते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश में चूंकि हमारी फार्म लैंड होल्डिंग्स जो हैं बहुत छोटी हैं, सिकुड़ती जा रही हैं। तो जब भी अगर हमें चाहे वैश्विक बाजार की बात करें, चाहे हमें अपने देश के खुद की बाजार की बात करें, क्योंकि हर फार्मर अपना अपना पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जब वो उत्पादन करता है तो अपनी प्रैक्टिस यूज करता है।
तो जब कंसोलिडेट किया जाता है तो उसकी जो ग्रेडिंग होती है उसकी क्वालिटी एक नहीं आ पाती है। मैं इसको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि सपोज वैश्विक बाजार में अगर किसी भी निर्यातक को अगर 2 टन आम भेजना है या सपोज चावल भेजना है, तो उसके लिए उसे विभिन्न किसानों से इकट्ठा करना पड़ेगा। तो जब वो इकट्ठा होगा तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। तब फिर ये आया कि फार्मर के समूह बनाए जाएं। वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में हो सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम पर हो सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव हो सकते हैं। तो भारत सरकार ने एक ये लक्ष्य रखा है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए जाएं और उनको हम लोग मजबूत करें, सो दैट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन उचित क्वालिटी का जो प्रोड्यूस है उसको उत्पादन करें और उसे बाजार में उतारें। वो बाजार चाहे भारतवर्ष का बाजार हो चाहे एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो उसमें। बिल्कुल। और देखिए एफपीओ के माध्यम से ये भी आसान हो जाता है, क्योंकि कई बार किसानों की शिकायत ये होती है, समस्या ये फिर एक है कि जो छोटे लैंड होल्डिंग है, जिनकी जोत कम है, वो बहुत ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि वो महंगे पड़ती हैं, अच्छे बीज उन तक नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि उसमें भी लागत बढ़ जाती है। तो एफपीओ का ये भी एक लाभ है कि सभी किसानों तक एफपीओ के माध्यम से अच्छी तकनीक, जो लेटेस्ट तकनीक है वो पहुँच पाएगी, अच्छे खाद, बीज, ये सब किसानों को मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही इसके पीछे मकसद ये भी है कि एक जैसा प्रोडक्ट हो। और साथ ही अब तो हम ये भी जानते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को भी सरकार कितना प्रमोट कर रही है। और मकसद ये है कि एक बाजार जो है वो स्थापित हो सके, जो अभी भी जो कहीं ना कहीं संगठित नहीं है, या फिर एक जैसे प्रोडक्ट या फिर कहीं एक जैसे गुणवत्ता की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, उस समस्या को दूर किया जा सके। आगे और इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा जो आज का दूसरा विषय है, यानी कीवी और अन्य फलों की खेती के बारे में हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर राणा हमारे साथ लगातार बने हुए। सर, हमें सुन पा रहे हैं आप? हेलो डॉक्टर राणा। हाँ जी। जी सर, आप सर हमें समझा रहे थे कीवी के बारे में, किस तरीके से हमारे किसान इसकी खेती कर सकते हैं। कीवी फल जो है हाल ही के वर्षों में हमारा काफी एक महत्वपूर्ण फल होता जा रहा है, क्योंकि कीवी फल जो है ये चाइनीज गूसबेरी का नाम है और इसका आय की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण फल होता जा रहा है। हमारा जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र और निम्न पर्वतीय क्षेत्र का जो लगता हुआ क्षेत्र है या है, वहां पर हम इस कीवी की खेती कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य से बहुत अच्छा है और हर साल फल देता है। और इसका जो आप देखते हैं बाजार में जाते हैं तो ये किलो के हिसाब से नहीं, ये एक करके मार्केट में है। तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से, आय की दृष्टि से वो हर साल फलन देता है, थोक में फलन देता है। तो इसलिए ये आय का एक बहुत अच्छा साधन हो रहा है। खासकर जो हमारा बदलते जो जलवायु का परिवेश है उसमें कीवी फल का बहुत महत्व है हमारे। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये काफ़ी तेज़ी से लोकप्रिय होने वाला फल है, इसके कई पोषक तत्व है, विटामिन सी से भरपूर है और इसके दाम भी किसानों को अच्छे मिलते हैं। पर पीस के हिसाब से इसका भाव तय होता है। बिल्कुल, हमारे किसान अगर कीवी की खेती करने में रुझान दिखाते हैं या फिर इस अवसर को तलाश रहे हैं तो आज का कार्यक्रम बहुत ध्यान से देखिए। एक कॉलर है आनंद प्रताप जी, जिन्होंने गोंडा से हमें कॉल किया, उत्तर प्रदेश के गोंडा से हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी आनंद प्रताप जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, हम ये जो सरकार द्वारा खाद्य पदार्थ निर्यात योजना चलाई गई है जी, इसके संबंध में जानना चाहते हैं कि हम इसमें मतलब कि शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए कहाँ पे संपर्क करें, इसकी आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है, या ऐसा जो भी हो उसके बारे में पूरा विस्तार से जानकारी दे दीजिए। कौन सी योजना के बारे में क्या क्या निर्यात कर सकते हैं इसके? आनंद प्रताप जी, कौन सी योजना के बारे में जानना चाह रहे हैं आप? खाद्य पदार्थ निर्यात योजना जो है भारत सरकार चला रही, जो आप बता रहे हैं आज की डेट में। अच्छा, निर्यात योजना के बारे में जानना चाहते हैं आप? हेलो, मतलब खाद्य पदार्थ निर्यात योजना बताया जा रहा है आज। ठीक है, ठीक है, आज के विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है। तो सर, एफपीओ के बारे में आपने कुछ बातें बताई। अब हम जो एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी है और जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी, अभी इसकी स्थिति क्या है? और हमारे जो ये दर्शक है आनंद प्रताप सिंह जो है, मुझे लगता है इनका भी सवाल यही है कि जो हम आज का विषय है उसको किस तरीके से किसान समझें और उसका कैसे लाभ उठाएं। मुझे एक तो खुशी हो रही है कि आनंद प्रताप जी जैसे हमारे बहुत किसान होंगे जो खासतौर पे इस टाइप की योजनाएं जानना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। तो आप गोंडा से आनंद प्रताप जी हैं, अपीडा का एक ऑफिस हम लोगों ने वहाँ वाराणसी में खोला है
और आपने कहा सुना भी होगा पिछले 2 सालों के अंदर में वहाँ वाराणसी से फल और सब्जियों का काफ़ी निर्यात किया गया, चंदौली से चावल का निर्यात किया गया। तो वाराणसी में हमारा रीजनल ऑफिस है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली में हेड ऑफिस है, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपका जिसमें आप डील कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आपका, जो भी आप कृषि पदार्थ आप उगा रहे हैं, उनसे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी हमारे वाराणसी ऑफिस से या हेड ऑफिस से आपको मिल जाएगी। जी, तो बिल्कुल सर, अब हम बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट के बारे में ही, किस कौन कौन सी मुख्य योजनाएं जो इससे जुड़ी हुई हैं। दूसरा, जो अभी आप कृषि एक्सपोर्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा उसमें कि भारत सरकार ने पहली बार कृषि निर्यात की पॉलिसी दिसंबर 2018 में अनाउंस की थी। और पहली बार क्यों, उसके पीछे रीजन है कि निर्यात पॉलिसी तो बनाई जाती थी जो सारे प्रोडक्ट के लिए होती थी। फिर ये सवाल आया कि जबकि भारतवर्ष हमारा कृषि प्रधान देश है, तो कृषि पदार्थों को फोकस करने के लिए पॉलिसी बनाई गई कि इसके निर्यात को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए अपीडा ने जो सारे ही स्टेट में हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करके वहां पर नोडल ऑफिसर्स, उनके नोडल डिपार्टमेंट वहां पर वो हुए हैं। सारे ही स्टेट्स में नोडल एजेंसी, नोडल अधिकारी बना दिए गए हैं। उसमें उसका मकसद सिर्फ ये था कि जब भी निर्यात से लेकर अगर किसी को सूचना स्टेट में चाहिए है, तो वो सीधे एक नोडल पॉइंट होगा, वहां पर उस अधिकारी से संबंधित जानकारी ले सकता है, या वो अधिकारी संबंधित विभागों से उसको कनेक्ट कर सकता है। दूसरा, हम लोगों ने स्टेट की जो राज्य सरकारों को एक और ये हेल्प करी कि एक स्टेट स्पेसिफिक एग्री एक्सपोर्ट प्लान बनाने के लिए, कि स्टेट स्पेसिफिक एग्री एक्सपोर्ट प्लान में हर राज्य में अपने अपने अलग अलग उनके कृषि उत्पाद हैं, कि कौन से राज्य में कौन सा कृषि उत्पाद है कि जिसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अब उसे एक्सपोर्ट करने के लिए कि उसकी सप्लाई चेन में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या क्वालिटी इनिशिएटिव्स लेने हैं और कैसे उसको बाजार तक पहुंचाया जाए। तो स्टेट एक्शन प्लान 24 राज्यों ने अभी तक स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान बना लिए हैं। उनका फायदा सबसे बड़ा यह है कि स्टेट जो राज्य सरकारें हैं उनके सामने एक पूरा ब्लूप्रिंट है कि उन्हें क्या क्या एक्शन लेना है, सो दैट कि उनके जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे कौन सी बाजार में पहुंच सकें। तो इस पर एक अच्छी प्रगति हुई है, सारे ही राज्य सरकार इसमें शामिल हुई हैं। इस पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें उनकी भागीदारी रहती है, और उसका रिजल्ट भी हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि कई राज्यों से जो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, कुछ नए पदार्थों का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, वो भारत सरकार और राज्य सरकार का जो कोलैबोरेशन है उसके तहत इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। जी बिल्कुल। एक कॉलर है, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताएं कैसे। मैं नंद स्वरूप मिश्रा भारत। पहले हम लोग जो निर्यात होता था तो उसमें अड़तिया या दलाल या जो एजेंट होते हैं उनके माध्यम से होता था। तो अब जब सीधा फायदा हो रहा तो उसमें किसी का कमीशन जाने की जरूरत सीधे किसान को मिले। समस्या ये आती है कि हमें किस प्रकार का माल जो है किस ग्रेड का निर्यात करना है जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनफिट न हो, भारी नुकसान होता था। तो इसके लिए किसानों को किस प्रकार से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए तो वो माल अपना निर्यात के लिए भेजे, अच्छा भेजे, जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनफिट न हो, उनका नुकसान न हो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न नंद स्वरूप मिश्रा जी। सर, इनका प्रश्न देखिए बहुत ये व्यवहारिक समस्या है जो किसानों के सामने आती है कि एक अकेला किसान निर्यात करने की नहीं सोच पाता, उसे बहुत सारी जो तकनीकी चीज़ें हैं वो नहीं पता होती। तो क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोसेस है और किस तरीके से निर्यात करें? सर्टिफिकेशन कहाँ से मिलता है? क्या ये एफपीओ के माध्यम से ही हो सकता है या फिर और कोई भी तरीके हैं? ये बहुत अच्छा सवाल नंद स्वरूप मिश्रा जी ने पूछा है, जो कि बाकी कृषक भाइयों के लिए एक अच्छा वो रहेगा जानकारी के लिए, कि आपको सबसे पहले ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आप कौन से उसका प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उससे शुरुआत के लिए है कि आप किसी आयदर की तो एफपीओ से जुड़ें, या आप अगर आपकी खुद की इतनी कैपेसिटी है, क्योंकि जब हम निर्यात की बात करते हैं, निर्यात छोटी मात्रा में नहीं, क्योंकि जब आपको ऑर्डर मिलने शुरू होंगे तो ऑर्डर मिलने आपको बड़ी मात्रा में होंगे, तो क्या अगर आप उसका उत्पादन कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको किसी समूह के साथ जुड़ना पड़ेगा। वो चाहे आप एफपीओ के माध्यम से जुड़ें या आप किसी निर्यातक से भी जुड़ सकते हैं। और यही काम जो है पीड़ा इसको फैसिलिटेट करता है कि अगर आपके पास ये पदार्थ है तो आप हमारे ऑफिस से संपर्क करके हम लोग आपको ये मदद करेंगे। पहली चीज़ कि उसमें आपको क्या गुणवत्ता लाने के लिए, गुणवत्ता उत्पादन के लिए उसमें क्या चाहिए है, उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम की जहाँ तक की बात आती है, तो अगर सपोज आपका हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो स्टेट गवर्नमेंट का हर राज्य सरकार के अंदर में जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और जो कृषि विभाग है
वो आपको हेल्प करेंगे कि उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए। क्वालिटी कैसी होनी चाहिए उसकी जानकारी हमारे विभाग से आपको मिल जाएगी। पीओ के साथ कनेक्ट कराने का वो अपीडा आपको कनेक्ट करा देगा। और अगर आप डायरेक्ट अगर मार्केट इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अगर कोई किसान भाई हमारे ऑर्डर ला सकते हैं तो अपीडा उसमें पूर्ण सहयोग करेगा कि कैसे किस टाइप की उसमें पैकेजिंग। मैं बताना चाहूंगा जैसे कि आज के उसका एक कीवी के ऊपर बात चल रही थी। कीवी और कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो भारतवर्ष के फ्रूट नहीं हैं, जिनका अभी जस्ट उत्पादन होना शुरू हुआ है और आगे उनका अच्छा भविष्य है। तो कीवी के निर्यात की संभावनाओं को देखते हुए अपीडा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग से कीवी के पैकेजिंग स्टैंडर्ड डेवलप कराए हैं। क्योंकि जब आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भी अगर पदार्थ एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी पैकेजिंग बहुत मायने रखती है। उसकी पैकेजिंग है, उसकी लेबलिंग है। और तो वैसे कीवी तो वैसे इतना डेलिकेट पेरिशेबल फ्रूट है, तो उसका हम लोगों ने पैकेजिंग स्टैंडर्ड डेवलप कराया है उसमें। ऐसे ही कीवी को प्रसंस्कृत करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में कीवी की वाइन बन रही है, कीवी के और प्रोड्यूस लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इस टाइप से भारत सरकार की जो विभिन्न विभागों की तरह जो योजनाएं हैं वो उसका फायदा निर्यात को बढ़ाने के लिए और कैसे किसानों को उसका फायदा मिलता है। बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल था ये। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, इस बात करते हैं। संतोष कुमार जी हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताएं क्या सवाल है। संतोष जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बताइए क्या सवाल है। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरा प्रश्न है कि हम लोग बिहार से हैं, कटिहार जिला से जी। तो यहाँ पर हम लोग कीवी का पौधा लगा सकते हैं या इस वायुमंडल में हम लोग का पौधा हो सकता है? कटिहार जिले से है ना आप? ठीक है डॉक्टर राणा, क्या ये अपने क्षेत्र में कीवी के फल ले सकते हैं? क्या संभव है वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के तापमान को देखते हुए? जलवायु की दृष्टि से आप सुन पा रहे हैं मुझे मैम? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। हाँ, दृष्टि से ऐसा इसका जो ग्रोथ होती है, जो पौधा सक्सेसफुल होता है, वो इसका तापमान जो होता है वो 35 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए गर्मियों में, और सर्दियों में 7 डिग्री से इसमें 800 घंटे जो शीत की आवश्यकता होती है, जिसको हम वैज्ञानिक रूप से चिलिंग रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो और भी क्षेत्र है वहां पर पूरी हो जाती है, लेकिन जो गर्मी है 35 डिग्री से जब ऊपर टेम्परेचर जाता है तो पौधा झुलसने लगता है। तो इसमें चलता है, लेकिन वो फल आने में वो काट जी। यानी कुल मिलाकर जैसे कटिहार से बात कर रहे थे, वहां के लिए आप सजेस्ट नहीं करना चाहेंगे कीवी? जी डॉक्टर राणा, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, मतलब बिहार के कटिहार से बात कर रहे थे हमारे दर्शक, अपने यहाँ पर ये कीवी का फल लेना चाहते हैं, इसकी खेती सब पाएगी क्योंकि बाद में टेम्परेचर गर्मियों में बहुत हाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तापमान देखिए गर्मियों में काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और कीवी के फल के लिए, इसके अच्छे फल के लिए जरूरी है कि 35 डिग्री से अधिक तापमान ना हो। और बिहार में तो गर्मियों में आपको पता है क्या हाल रहता है, तो ऐसे में उस समय उसके पौधे झुलस जाएंगे और आपको नुकसान ज्यादा होगा। बहरहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे हेलो किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा,
तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं खाद्य पदार्थों के निर्यात की योजनाओं के बारे में, और इसके साथ ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि जो निम्न पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर कैसे कीवी और अन्य फलों की खेती की जा सकती है और इसके कौन कौन से विकल्प हैं। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, बताएं क्या सवाल है, किस विषय से जुड़ा हुआ प्रश्न है आपका? सवाल है जी, सिरसा जिले से बोल रहे हैं, हरियाणा से जी। जी बताइए। सिरसा पेड़ हम लगा सकते हैं यहाँ पर? कीवी आप करना चाहते हैं सिरसा में? हाँ जी, सिरसा हरियाणा में। ठीक है डॉक्टर राणा, क्या सिरसा हरियाणा में कीवी संभव है कीवी करना? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गर्मियों का तापमान हरियाणा में बहुत ज्यादा होता है, तो ठीक है डॉक्टर राणा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, लेकिन जैसे जितना मुझे समझ आया समस्या वही है कि गर्मियों का तापमान बहुत अधिक हो जाता है हरियाणा में भी, और ऐसे में कीवी के पौधे या ऐसी स्थिति में सरवाइव कर पाए संभव नहीं होगा, क्योंकि 35 डिग्री से ऊपर तापमान नहीं जाना चाहिए। तो ये एक समस्या है कीवी के लिए इस तरह के क्षेत्रों में, चाहे वो बिहार हो या फिर हरियाणा हो। फिलहाल जो वैरायटी है, जो किस्में हैं, उनके लिए संभावनाएं नहीं है उतनी अच्छी। चलिए अब बात करते हैं आज का जो हमारा पहला विषय है। सर, अब जैसा कि हम एफपीओ पर बात कर रहे थे, तो कुछ और बिंदु थे जो आप छूना चाहते थे इससे जुड़े हुए? हाँ, एफपीओ में ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की तरफ से 12 एजेंसीज को ये टारगेट दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओ बनाएं और उन एफपीओ को मजबूती प्रदान की जाए। वित्तीय सहायताएं एफपीओ को दी जा रही है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ट्रेनिंग कंपोनेंट भी उसमें है, ये सारी चीज़ें उसकी वित्तीय सहायता दी जा रही है। जहाँ तक एक्सपोर्ट निर्यात से जोड़ने की बात है, तपीडा ने भी इस टाइम पे एक ड्राइव हम लोग अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के थ्रू कर रहे हैं कि जो भी एफपीओ एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं उस प्रक्रिया में हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो एपीडा के साथ रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट होता है, वो डायरेक्ट एक्सपोर्टर बन सकते हैं। सर, कीवी को लेकर के भी सुना मैंने कुछ काम किया जा रहा है। हाँ, कीवी को लेकर के जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कीवी का उत्पादन अभी पिछले विगत कुछ ही वर्षों में हुआ है, खासतौर में निम्न पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर पॉसिबिलिटी है, नॉर्थ ईस्ट में और हिमाचल में, उत्तरांचल में, यहाँ पर तो हम लोगों ने इसके निर्यात की संभावनाओं को देखते हुए इसके पैकेजिंग स्टैंडर्ड डेवलप कराए हैं। जी, जैसे पहले बताया। हाँ, जो पैकेजिंग स्टैंडर्ड डेवलप कराए हैं, और उसके प्रसंस्करण के लिए भी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हैं, जो करके जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनका निर्यात किया जा सके। जी सर, और जो हमारा आज का जो विषय है उसमें जो हमारा दूसरा पॉइंट है, मैं उस पर आती हूँ, यानी कृषि अवसंरचना। ये क्या है, इस पर हम आपसे और विस्तार से बात करेंगे और इससे कैसे निर्यात को और बल मिल सकता है। लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, बलराम सिंह है, जिन्होंने हमें फोन किया है। आइए बात करते हैं। बलराम जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। मुरादाबाद से बात कर रहे हैं आप। बलराम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, बोल रहे हैं जी, सवाल बताइए। बलराम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, सवाल क्या है आपका? सवाल ये कि किसान संपदा योजना जो है, इसका हम लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। किस तरह का लाभ मिल सकता है इस योजना के अंतर्गत? ठीक है, मुझे लाभ मिल सकता है। बिल्कुल, हम उसी की बात कर रहे हैं बलराम जी। बस आप बिल्कुल आप हमारा पूरा कार्यक्रम देखिए, आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो सर, जो जी बिल्कुल, तो हम दूसरे अपने पॉइंट पर बात कर रहे थे, यानी कृषि अवसंरचना। इससे किस तरीके से निर्यात को बल मिलेगा और किसानों को क्या लाभ होगा? हाँ, कृषि संरचना की जो स्कीम है, उस स्कीम के तहत
जो पैक हाउसेस की ज़रूरत होती है, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि पैक हाउस एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जहाँ पर फल सब्जियों को लाया जाता है, उसकी वहाँ ग्रेडिंग की जाती है, ग्रेडिंग करने के बाद उसके मानकों के हिसाब से उसकी पैकेजिंग की जाती है, फिर हर कंट्री का एक क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लांट क्वारंटाइन डिपार्टमेंट जो है कृषि मंत्रालय के अधीन है, तो कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर उस पर या तो पैक हाउस में उसको, कि जैसे यूरोप के लिए अगर फल सब्जी का निर्यात करना है तो उस वहाँ पैक हाउस में उनके लोग रहते हैं, उनका इंस्पेक्टर होता है जो वहाँ पर इंस्पेक्शन करता है। अगर वहाँ पर उसकी मानक को पूरा करता है तो एक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इशू होता है। इसको सेटअप करने के लिए एपीडा की तरफ से 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता है, और वो वित्तीय सहायता 40% जो है वो टोटल कॉस्ट की। तो अगर कोई भी कृषक भाई अगर पैक हाउस सेटअप करना चाहता है फल सब्जी के लिए तो वो अवेल कर सकता है। अब हो गया कि आपने अपना जो प्रोड्यूस को वहाँ पर पैकेजिंग कर ली, आपका बॉक्सेस में आ गया, आपको लेके जाना है कोल्ड चेन मेंटेन, क्योंकि पैक हाउस में तो कोल्ड चेन मेंटेन्ड है, तो फिर उसके लिए रीफर वैन की जरूरत है। रीफर वैन रेफ्रिजरेटेड वैन, जिसमें कि आपका वहाँ टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सके कि जो आप वहाँ एयरपोर्ट या सी पोर्ट पे भेज सकें। तो उसके लिए भी हम लोगों की 2 करोड़ तक की वित्तीय सहायता है। उसमें 2 करोड़ की सीलिंग लिमिट है। अगर आप उसमें 10 वैन लेना चाहते हैं, 5 वैन लेना चाहते हैं, 20, बट 2 करोड़ तक की उसमें कैप लगाया गया है, उसमें 40%। दूसरा, खासतौर पे हम लोगों ने पिछली हमारी योजनाओं में नहीं था, लैंडलॉक्ड जो स्टेट्स हैं, कि एक स्टेट वो हैं जहां पर आपके सी पोर्ट हैं, जहां पर पोर्ट हैं, तो जो लैंडलॉक्ड वाले स्टेट हैं, खासतौर पे हम बात करें यूपी है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इन एरियाज से निर्यातकों की शिकायत होती थी कि उनकी जो कॉस्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट बहुत आती है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, अपनी स्कीम में उनको जो प्रतिशत अनुदान है, जो वित्तीय सहायता, उसको बढ़ा दिया। तो उसमें 80% तक दे दिया कि 20% निर्यातक को लगाना पड़ेगा, 80% का वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ऐसे ही प्रोसेस में अगर कोई भी हमारा निर्यातक और कृषक भाई अपना इसमें काम करना चाहते हैं, अगर उनकी ऑलरेडी एक कोई प्रोसेसिंग यूनिट है, उसमें वो कोई लाइन, प्रोडक्शन लाइन में कोई इक्विपमेंट जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए भी 2 करोड़ तक की वित्तीय सहायता है, जो 40% आपका जो नॉन लैंडलॉक्ड एरियाज हैं और 80% जो है उसके लिए। ऐसे ही हम लोगों ने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, SC है, ST है, उनके लिए भी अलग एक अनुदान का प्रतिशत रखा है। तो आइडिया है कि क्षेत्र के लोगों को जो सरकार ने की जो स्कीम है वो एपीडा के माध्यम से उसका फायदा सब तक पहुंच सके। जी जी बिल्कुल। और अगर अभी भी कुछ और आपके सवाल हैं तो ज़रूर हमें फ़ोन करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। सर, अब मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है इसी स्कीम से जुड़ा हुआ कि जो मार्केट है, मार्केट को कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि देखिए यही सबसे बड़ी चुनौती किसानों के सामने होती है, क्योंकि उसे फसलें उगानी आती हैं, वो करता आ रहा है। लेकिन आज का दौर जब है, हम कह रहे हैं कि किसान एक बिजनेसमैन है, वो एक प्रोडक्ट तैयार करता है, पैदा करता है और फिर बाजार में बेचता है, लेकिन अभी भी वो मार्केट को उस तरीके से समझना या फिर मार्केट उस तरीके से डेवलप करना जिससे किसान जुड़ सके, किसान को लाभ हो सके। बहुत अच्छा सवाल है। और क्योंकि हम जब किसी भी पदार्थ को उत्पादन करने के लिए, उगाने के लिए जो मेहनत करते हैं, पदार्थ हमारे पास है और बाजार में उसकी डिमांड है, लेकिन उसे बाजार तक पहुंचाया कैसे जाए या हमें पता कैसे हो कि हमारे पदार्थ का मार्केट क्या है। यही काम है कि अगर सपोज कोई भी हमारा किसान भाई या जो FPO और निर्यातक ये जानना चाहता है कि कौन से प्रोडक्ट का कौन सा मार्केट है, तो हम लोग उसमें बताते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट की इसके ये बाजार हैं, इनमें इतनी क्वांटिटी, इतनी वैल्यू में एक्सपोर्ट होता है। यही नहीं बताते हैं कि एक्सपोर्ट होता है, हम ये भी बताते हैं और कौन कौन से देश उस देश में निर्यात कर रहे हैं उसमें। तो फिर आपको उससे ये हेल्प मिल जाती है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कि उसके बेसिस पे। जैसे हमारे देश में जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेले लगते हैं, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले होते हैं। जैसे दुबई में एक गल्फ फूड है, एक सियाल फूड करके है, वो पेरिस में होता है, अनुगा जर्मनी में होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने निर्यातकों को लेके जाते हैं, वहाँ उन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में एक प्रदर्शनी लगाते हैं। उस प्रदर्शनी में जो भी हमारे निर्यातक हैं वो वहाँ पर जाके स्टॉल लेते हैं। उसका फायदा एक सबसे बड़ा होता है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में एटलीस्ट अपना प्रोडक्ट उतार पाते हैं। और दूसरा फायदा, हम लोग हमेशा लोगों को प्रोत्साहन देते हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी करें। उससे ना तो सिर्फ ये कि आप अपना पदार्थ को वहाँ बेच पाएंगे, लेकिन आप ये भी सीख पाएंगे कि बाकी दूसरे देश जो हैं वो अपने कैसे पदार्थों को लेकर आ रहे हैं, किस टाइप की उनकी पैकेजिंग है, कैसी उनकी लेबलिंग है, उनकी कॉस्टिंग क्या है।
सो दैट आप वापस आने के बाद फिर उस पर काम कर सकें कि आप अपने प्रोडक्ट को उसी हिसाब से, उस बाजार की जरूरत के हिसाब से उसे कस्टमाइज कर सकें। जी बिल्कुल, एक कॉलर है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, सुरेश है हिमाचल प्रदेश से। सुरेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। जी बताइए क्या सवाल है? हमीरपुर से बात कर रहे हैं आप? सवाल राणा जी से है, डॉक्टर राणा जी से। जी डॉक्टर राणा जी से सवाल है कि हमें कीवी के पौधे कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं? कीवी के पौधे कहाँ से प्राप्त करें? हाँ, और हमारे क्या जलवायु उपयुक्त है? ठीक है, हमीरपुर से हैं आप डॉक्टर विशाल जी। ये हमीरपुर से हमारे दर्शक हैं। पहला सवाल इनका ये है कि कीवी के पौधे कहाँ से प्राप्त करें, किस तरीके से कीवी लगाई जाती है, और दूसरा क्या उनके क्षेत्र के अनुसार ये उपयुक्त रहेगा? जो आप कीवी के पौधों के बारे में पूछ रहे हैं, हमारा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वानिकी विश्वविद्यालय सोलन जो शिक्षा सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर राणा सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, शायद लाइन में कुछ गड़बड़ी है, उनकी हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो फिलहाल सुरेश जी अभी हम आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं, लेकिन जैसे ही उनसे बातचीत हो पाएगी जरूर आपके प्रश्न का हम जवाब लेंगे। इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे लोग के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामपाल जी हैं फोन लाइन पर, हरियाणा से। आइए उनका सवाल लेते हैं। रामपाल जी बताएं क्या सवाल है आपका? रामपाल जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ सुन रहे जी। जी बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैडम, मेरे सवाल है जी, जैसे ये जो एसपीओ जो आप बता रहे हैं, मिनिमम किसानों की कितनी संख्या होनी चाहिए और ये रजिस्ट्रेशन कहाँ करें? चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा रामपाल जी। कितने ध्यान से आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि एफपीओ जो कि आज का हमारा विषय भी नहीं है, हमने सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर उसे बताया, तो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। सर क्या बताना चाहेंगे? एफपीओ को लेके मैं बताना चाहूँगा, भारत सरकार की तरफ से 12 एजेंसीज को नामित किया गया है, जिसमें कुछ एजेंसीज हैं, एनसीडीसी है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एसएफएसी है, इसके अलावा नाबार्ड है, नैफेड है।
इनसे रिलेटेड कोई भी एजेंसी में आप संपर्क कर सकते हैं, जो आपको पूरी इसकी जानकारी दे देंगे कि एफपीओ बनाने के लिए कितना मिनिमम किसका किसानों का समूह होना चाहिए, क्या क्या आप वित्तीय सहायता आपको मिल सकती है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि एफपीओ के लिए इस समय सरकार की तरफ से पूरा फैसिलिटेट किया जा रहा है कि वित्तीय सहायता के अलावा पूरी गाइडेंस भी दी जा रही है, और हैंड होल्डिंग भी इसमें अच्छी रहती है कि सरकार काफ़ी इसमें मदद करती है कि आप जब तक ये स्थापित ना हो जाए तब तक वित्तीय सहायता भी दी जाती है, और इसके अलावा किसानों को ट्रेनिंग मिले इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। और देखिए, जो संख्या की आपने बात की, तो वो जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर किसानों की संख्या अलग है, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं जहाँ पर इतनी सघन आबादी नहीं होती है, वहाँ के लिए अलग है नियम। तो आप कहाँ के लिए किस तरह की चीज़ को ध्यान में रखे हुए या फोकस में रख करके एफपीओ बनाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो जिन एजेंसीज के बारे में भी हमें हमारे एक्सपर्ट ने बताया, ज़रूर वहाँ संपर्क करें, आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। सर, अब जैसे मार्केट डेवलपमेंट के बारे में हमने बात कर ली, इसके अलावा एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और क्या किया जा रहा है? हाँ, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कि एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन में मेन जो रोल होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। क्वालिटी डेवलपमेंट में है कि किसी भी उत्पादक को जो उसकी अपनी यूनिट है वहाँ पर एक इन हाउस लेबोरेटरी की ज़रूरत होती है। एक है कि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो बेसिक टेस्ट हैं जो वो अपनी यूनिट में कर सकता है, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कॉमन लेबोरेटरीज हैं। तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी हम लोगों की योजना है कि उसके लिए इन हाउस लेबोरेटरी के लिए हम लोग वित्तीय सहायता दे रहे हैं उसमें निर्यातक को। जो कॉमन लेबोरेटरीज हैं उनको अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत तेजी से रिक्वायरमेंट चेंज होती है। अब जो हमारे यहाँ कॉमन लेबोरेटरी जो हैं, उन लेबोरेटरीज के पास चूंकि इक्विपमेंट कॉस्टली होते हैं, उसको अपग्रेड करने के लिए भी हम लोग वित्तीय सहायता दे रहे हैं। उसको 1 करोड़ तक का उसमें वित्तीय सहायता है किसी भी कॉमन लेबोरेटरी को अपग्रेड करने के लिए। इवन जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालयों को भी हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि आपके यहाँ की जो लेबोरेटरी आप लोगों ने R&D रिसर्च के लिए की है, उसके लिए आप प्रपोजल दें। अगर वो भी उसे कमर्शलाइज करना चाहते हैं तो उसको हम लोग वित्तीय सहायता देके उसको फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ डॉक्टर राणा लगातार स्काइप पर बने हुए थे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम स्टूडियो में बात कर रहे हैं किस तरीके से खाद्य पदार्थों के निर्यात से जो जुड़ी योजनाएं हैं उसका हमारे किसान लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि सर, अब कार्यक्रम के हम लगभग अंतिम पड़ाव में हैं, तो कुछ और बातें जो आप समझते हैं कि हमारे किसानों को जानना चाहिए, क्योंकि अभी भी देखिए हमारा जो दायरा है वो अपने घर के, अपने गाँव के पास के जो मंडी है वहीं तक ही सीमित रह जाता है। इतना बड़ा सोच पाना कि अब तो पूरा विश्व ही एक बाजार है, इसके लिए सोच को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, जागरूकता होनी भी बहुत ज़रूरी है, एक आत्मविश्वास भी पैदा होना बहुत आवश्यक हो जाता है किसानों के बीच। ये तीनों बिंदु जो आपने बोले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि अब पहली चीज़ आत्मविश्वास होना चाहिए कि हमें आत्मविश्वास हो कि हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कि हम जो भी बाजार की रिक्वायरमेंट है, चाहे घरेलू बाजार हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो, हम कर सकते हैं। दूसरा, जागरूकता होनी चाहिए कि अगर हम बाजार की ज़रूरत के हिसाब से अगर अपना उत्पादन कर सकते हैं तो उसका हमें अच्छा प्राइस मिलेगा, उसकी अच्छी कीमत मिलेगी। फिर उस जागरूकता के बाद उसे करने के लिए हमें कौन कौन सी एजेंसी कहाँ से मदद ले सकते हैं। भारत सरकार के अंदर में जो विभिन्न मंत्रालय बनाए गए हैं वो अलग अलग मकसद से बनाए हैं। कृषि मंत्रालय जो आपका कृषि उत्पाद की है उसको करने के लिए जो भी आपको वहाँ सुविधाएं चाहिए। प्रसंस्करण के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है जो पशुपालन से रिलेटेड है। तो सारे विभाग हैं जो सेंट्रल लेवल पे हैं। राज्य सरकार में भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। अब आपको कैसे भी जानकारी लेनी कि आपको पहुंचना कहाँ पे है, आप जानें, उसे इम्प्लीमेंट करें। जहाँ तक कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ाने के लिए मैं खासतौर पे अपने किसान भाइयों को कि जो सबसे बड़ा जो चैलेंज हम लोगों के सामने है कि जो कृषि पदार्थ है उसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू का बहुत बड़ी एक चुनौती है। और इसीलिए हम प्राकृतिक और जैविक खेती की बात भी कर रहे हैं। प्राकृतिक है, जैविक है और इन खेती के उसमें लेकिन ये सब संभव है कि अगर हमें सही जानकारी मिल जाए कि कौन सा पेस्टिसाइड, कौन सा केमिकल, कौन सी डिजीज के लिए हमें यूज करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज करना है, कैसे हमें उसका पोस्ट हार्वेस्ट इंटरवल जो है कि जब हम उसको अप्लाई करते हैं कितने उसके बाद हम उसका हार्वेस्ट करेंगे। तो ये सब अगर इन सब चीज़ों को लिया जाएगा तो हमारी क्वालिटी डेफिनेटली निश्चित रूप से अच्छी होगी और हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार, घरेलू बाजार में उसकी अच्छी कीमत मिलेगी। आजकल घरेलू बाजार में भी अगर देखें तो रिटेल चेन्स आ रही हैं। एक हमारे पास बहुत बड़ा बाजार का एक
भाग है कि जो हमारे देश में ही चाहता है कि उसे अच्छा पदार्थ मिले और वो पे करने को तैयार है। जी जी बिल्कुल। और जैसे कि हम भी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से सर बताते हैं कि प्राकृतिक खेती अपनाएं, जैविक खेती अपनाएं, क्योंकि आज के समय में देखिए जब से ये कोरोना काल हुआ उसके बाद हम अपने प्रतिरोधक क्षमता को लेकर बहुत जागरूक हो गए। हर कोई शुद्ध खाना पसंद करता है और इसीलिए एक नए तरह का मार्केट भी डेवलप हुआ है। तो किसानों के लिए बहुत संभावनाएं हैं, बस ज़रूरत है जिन 3 बिंदुओं के बारे में हमने बात की है कि अवेयरनेस होना यानी जागरूकता, आत्मविश्वास और कुछ कर गुजरने की जो चाहत है वो तो हमारे किसानों में हमेशा होती है। तो बस उसी सोच के साथ, उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, कामयाबी जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राणा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर आप भी डॉक्टर सुधांशु जी चर्चा की, इतने शब्दों में मुश्किल विषय है उसे समझाया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों का। और इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का हमारा विषय क्या है, अगले अंक का विषय आइए डालते हैं उस पर नजर। अगले अंक का विषय है रबी फसलों का पाले से बचाव और साथ ही दूसरा विषय रहेगा आम, अनानास व ड्रैगन फ्रूट की खेती। इससे जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न हैं आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, अपने सुझाव भी भेज सकते हैं हमें। हमारा ईमेल एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com। और दूसरा हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है जहां से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हेलो किसान DD लाइव हमारा फेसबुक ID, इंस्टाग्राम पे जाइए hello.kisan और ट्विटर पर हेलो किसान DD। ये हमारे 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा आप हमें कॉल सेंटर के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। कॉल सेंटर नंबर नोट कर लें 1800-113060। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आप कॉल कर सकते हैं, सोमवार से शनिवार। तो कॉल करें, अपना सवाल रिकॉर्ड करवाएं जिन्हें हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हम YouTube पर भी उपलब्ध हैं @DD किसान चैनल हमारा ID है, YouTube ID, जहां पर आप हमारा आज का कार्यक्रम चाहे तो दोबारा से देख सकते हैं। हेलो किसान का पुराना कोई एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं, उसे सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी कार्यक्रम पसंद आए कमेंट करें, अपने सुझाव भेजें और लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार।